नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं गद्य शिक्षण विधियां। गद्य शिक्षण विधियों में हमें ध्यान रखना है कुछ मुख्य बिंदु जो परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि गद्य शब्द जो है इसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई। किसकी? गद्य शब्द की। गद्य शब्द की व्युत्पत्ति की मैं बात करूं तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि गद्य शब्द संस्कृत की, किसकी? संस्कृत भाषा की गद धातु, कौन सी धातु? गद धातु और इसके साथ यत् प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय? यत् प्रत्यय के योग से गद्य शब्द का निर्माण हुआ है, गद्य शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। दूसरी बात हमें ये ध्यान रखना है, ये जो गद्य है ना, ये गद्य का सबसे पहले दर्शन कहाँ होते हैं? गद्य के सबसे पहले दर्शन की यदि मैं बात करूं तो वो होते हैं आपके यजुर्वेद में। किसमें होते हैं? यजुर्वेद में। ठीक है जी। तीसरी बात, तीसरा बिंदु जो है महत्वपूर्ण, वो हम बात करेंगे जो गद्य शिक्षण है ना, गद्य शिक्षण, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है ना? मुख्य उद्देश्य की बात करूं तो आपको पता होना चाहिए कि गद्य का मुख्य उद्देश्य है ग्रहण। क्या है? ग्रहण व अभिव्यक्ति। क्या होता है जी? ग्रहण और अभिव्यक्ति। चलिए, ग्रहण क्या होता है? तो चौथा प्रश्न बनता है कि गद्य शिक्षण के अंतर्गत ग्रहण जो है ना, अर्थ ग्रहण किया जाता है। तो अर्थ ग्रहण किस प्रकार से किया जा सकता है? किन कौशलों के माध्यम से किया जाता है? यानी कि सुनकर अर्थ ग्रहण किया जाता है। कैसे अर्थ ग्रहण किया जाता है? सुनकर। और दूसरा पढ़कर, है ना, सुनकर और पढ़कर कठिन शब्दों का क्या अर्थ ग्रहण किया जाता है। दूसरा यहाँ पे शब्द आया है अभिव्यक्ति। क्या आया है जी? अभिव्यक्ति। क्या है जी? अभिव्यक्ति का मतलब होता है ना, भाव या विचारों को अभिव्यक्त करना। अभिव्यक्त करने के लिए हमें ये ध्यान रखना है, हम अपने भावों या विचारों को बोलकर अभिव्यक्त कर सकते हैं या फिर लिखकर अभिव्यक्त कर सकते हैं। ठीक है जी। क्या समझ में आया कि ग्रहण जो है, अर्थ को ग्रहण करेंगे, बच्चा अर्थ को ग्रहण कैसे करेगा? सुनकर करेगा या फिर पढ़कर करेगा। दूसरा है बच्चे को जो समझ में आया है अपने भाव या विचारों को दूसरों के सामने कैसे प्रकट कर सकता है? वो बोलकर अभिव्यक्त कर सकता है या फिर लिखकर अभिव्यक्त कर सकता है। ठीक है जी। यहां पर मैंने 4 शब्द लिखे हैं, सुनकर, पढ़कर, बोलकर, लिखकर। ये चारों क्या है? कौशल से संबंधित हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर सुनकर जो है ना, अर्थ को ग्रहण किया जाता है। किस कौशल के अंदर आता है? ये श्रवण कौशल। और पढ़कर जो है यहाँ पर अर्थ को ग्रहण किया जाता है, तो कौन से कौशल में आता है? ये पठन कौशल। और अगला जो मैंने लिखा यहाँ पर बोलकर अर्थ के भाव को, है ना, अभिव्यक्त किया जाता है, तो इसमें आ जाएगा आपका भाषण कौशल। और चौथा जो शब्द मैंने लिखा यहाँ पर लिखकर अर्थ को अभिव्यक्त किया जाता है, अर्थ के भावों को अभिव्यक्त किया जाता है, तो लिखकर में कौन सा कौशल आ जाएगा? लेखन कौशल। ठीक है जी। ओके, हमने क्या पढ़ा? गद्य जो शब्द है ये संस्कृत की गद धातु से और उसके साथ यत् प्रत्यय के योग से बना है। ठीक है जी। गद्य के जो पहले दर्शन है ना, इसकी जो पहली झलक है वो किस वेद में मिलती है? यजुर्वेद में मिलती है। ठीक है सर। और गद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रहण और अभिव्यक्ति। प्रश्न आएगा कि गद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है नंबर 1 ग्रहण, नंबर 2 अभिव्यक्ति, नंबर 3 ग्रहण और अभिव्यक्ति दोनों, और नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे मत करना कि पहला ग्रहण देख लिया तो ग्रहण को टिक कर दिया, नहीं, सारे ऑप्शन पढ़ने हैं, है ना। ग्रहण, अभिव्यक्ति और तीसरा ऑप्शन था यहाँ पर ग्रहण और अभिव्यक्ति दोनों। तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा? ग्रहण और अभिव्यक्ति दोनों। आगे ग्रहण, तो अर्थ को ग्रहण करेंगे ना हम, या तो सुनकर ग्रहण करेंगे या फिर पढ़कर। दूसरी अभिव्यक्त करेंगे, मन के भावों को अभिव्यक्त या तो बोलकर करेंगे या फिर लिखकर करेंगे। ये भी प्रश्न बन गए। सुनकर में कौन सा क्वेश्चन है? बच्चा किसी भी अर्थ को सुनेगा तो किस कौशल का प्रयोग कर रहा है? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? श्रवण कौशल। बच्चा किसी भी अर्थ को पढ़कर ग्रहण कर रहा है तो किस कौशल का प्रयोग करेगा? सीधे प्रश्न बन रहे हैं प्रतियोगी परीक्षा में। देखो,
पढ़कर मतलब पठन कौशल। अगला प्रश्न बनेगा, बच्चा किसी भी अर्थ के भाव को बोलकर अभिव्यक्त करना चाहता है तो वो किस कौशल का प्रयोग करेगा? वहां पर भाषण कौशल होगा। ठीक है, बच्चा अपने अर्थ के भाव को किसी के सामने लिखकर यदि प्रस्तुत कर रहा है, प्रकट कर रहा है, तो किस कौशल का प्रयोग कर रहा है? वो लेखन कौशल का प्रयोग कर रहा है। यहां तक हमने ये पढ़ा है। आगे हम बात करेंगे, यहां पर 9 बिंदु हो गए, ठीक है ना। 10वां बिंदु हम बात करेंगे, ये जो गद्य शिक्षण है, इसमें गद्य शिक्षण के तत्व कितने होते हैं, है ना। फिर हम बात करेंगे गद्य के भेद कितने होते हैं, है ना। फिर हम बात करेंगे गद्य शिक्षण का जो अध्ययन है वो कितने प्रकार से होता है, ठीक है ना। इस प्रकार से प्रश्न हमारे प्रतियोगी परीक्षा में बन सकते हैं। तो हम बात करेंगे 10वां बिंदु, क्या था? गद्य के तत्व। गद्य शिक्षण हम जब करते हैं, है ना, तो उसमें मुख्य रूप से जो तत्व होते हैं वो 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1, उसमें ओज गुण होता है। गद्य विधा जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ओज गुणों की भरमार होती है, ओज गुणों से युक्त शब्दों की भरमार होती है। दूसरा है, इसमें समास की बहुलता होती है। किसकी बहुलता होती है? समास की बहुलता होती है, इसलिए इसे हम कहेंगे समास बाहुल्य, यानी सामासिक पदों का अधिकाधिक प्रयोग किया जाता है। किसमें? गद्य शिक्षण के अंदर। ठीक है, अगला जो बिंदु है वो है आपके गद्य के भेद। गद्य शिक्षण के भेद, कितने भेद? भेदन प्रकार, ये भी कितने होते हैं? 2। नंबर 1 और नंबर 2, है ना। बड़ी बारीकी से पढ़ेंगे, ऑथेंटिक एकदम इधर उधर की बात ना करते हुए टू द पॉइंट बात करने वाले हैं। और ये जो मैं वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, ये कंटेंट आपके लिए रामबाण साबित होगा। चलिए, गद्य की जो भेद है, गद्य के भेद 2 है। पहला है कथा, कथानक, है ना, कथा। दूसरा आपका इसमें आख्यायिका। क्या है? आख्यायिका। चलिए यहां पर एक बिंदु ले लेते हैं, कथानक। अब प्रश्न आएगा कि यहां पर कथा या कथानक, इसके अंतर्गत गद्य शिक्षण के अंतर्गत इसमें कैसे भावों, कैसे विचारों का प्रयोग किया जाता है ना, कैसी विषय वस्तु इसके अंतर्गत होती है? तो प्यारे बच्चों, इसमें होती है काल्पनिक विषय वस्तु। कल्पनाओं का इसमें भरपूर प्रयोग किया गया है, काल्पनिक, ठीक है ना, काल्पनिक विषय वस्तु होती है इसमें। अगली बात, अगला जो बिंदु है हमारा वो है आख्यायिका। क्या होती है? इसके अंतर्गत हमें ये ध्यान रखना है, आख्यायिका। गद्य का दूसरा भेद है आख्यायिका। इसके अंदर ऐतिहासिक, किसकी? इतिहास से संबंधित विषय वस्तु, है ना, प्रस्तुत की जाती है। इतिहास से संबंधित होगा तो उसे हम कहेंगे ऐतिहासिक। क्या कहेंगे? ऐतिहासिक विषय वस्तु, घटनाएं इसके अंतर्गत आती हैं। ओके, ये हो गया अपने 13 बिंदु। आगे हम बात करेंगे यहां पर नंबर 14। इसमें बात करेंगे जो गद्य है ना, गद्य शिक्षण का अध्ययन कितने रूपों में किया जाता है? गद्य शिक्षण का अध्ययन कितने रूपों में किया जाता है, यानी गद्य शिक्षण का जो हम पढ़ेंगे ना, उसको कैसे पढ़ेंगे, किस तरीके से पढ़ सकते हैं हम लोग? ये भी 2 तरीके से पढ़ते हैं, नंबर 1 और नंबर 2, है ना। नंबर 1 में हम बात करने वाले यहां पर गद्य शिक्षण का अध्ययन किया जाता है सूक्ष्म। क्या किया जाता है? सूक्ष्म। क्या है? सूक्ष्म अध्ययन। दूसरा जो है आपका यहां पर स्थूल। क्या है? स्थूल अध्ययन। बिल्कुल टू द पॉइंट चल रहे हैं हम लोग। गद्य शिक्षण का अध्ययन कितने रूपों में किया जाता है? गद्य शिक्षण का अध्ययन प्यारे बच्चों 2 रूपों में किया जाता है। पहला है आपका सूक्ष्म अध्ययन। क्या है? सूक्ष्म अध्ययन। पहला है आपका सूक्ष्म अध्ययन, दूसरा है स्थूल अध्ययन। अच्छा, अब यहाँ पे एक बिंदु मिला, गद्य शिक्षण के अंतर्गत एक अध्ययन किया जाता है, नंबर 1 सूक्ष्म अध्ययन। क्या होता है जी ये? इसमें है ना, इसमें बड़ी बारीकी से पढ़ा जाता है ना, इसमें बड़ी बारीकी से पढ़ा जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि इसके अंतर्गत जैसे हम गद्य विधा पढ़ते हैं कोई भी, उसके अंतर्गत कठिन शब्द आते हैं। क्या आते हैं? कठिन शब्द। तो हम शब्द परिचय जब पढ़ते हैं, उन पदों का परिचय, जब शब्द का प्रयोग हम वाक्य में करेंगे, शब्द न रहकर क्या बन जाते हैं? पद बन जाते हैं। तो उन पदों का जब हम परिचय पढ़ते हैं कि जैसे कोई शब्द है ना, उसका संज्ञा रूप क्या है, यानी कि वो विशेषण है या सर्वनाम है या क्रिया रूप क्या है,
ऐसे वाक्य के अंदर जो पद आते हैं उन पदों का परिचय देना क्या बड़ी बारीकी से, तो इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं व्याकरणिक अध्ययन किया जाता है। व्याकरणिक कोटियां क्या है ना, व्याकरणिक परिचय होता है इसके अंदर। क्या होता है? व्याकरणिक परिचय। ओके, यानी कि वो शब्द कैसे बना, शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, और शब्द किस कोटि के अंतर्गत आता है, उसके लिंग वचन काल कारक क्या है, ठीक है, इस प्रकार से। दूसरा जो है यहां पर हमने बात की स्थूल अध्ययन। स्थूल अध्ययन में हमें ये ध्यान रखना है, सूक्ष्म में तो बारीकी से अध्ययन किया जाता है, सूक्ष्म में बारीकी से अध्ययन किया जाता है, और स्थूल में इतना बारीकी नहीं, ऊपरी ऊपरी हम पढ़ सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चों को अर्थ समझ में आ जाए, बच्चों का काठिन्य निवारण हो जाए। तो हमें ये ध्यान रखना है, इसमें पाठ के सार को, है ना, पाठ के सार को पढ़ा जाता है इसमें, पाठ के सार को पढ़ा जाता है इसमें, बच्चों को समझाया जाता है, ये बात है। तो हमने यहां पर इन बिंदुओं में चर्चा की क्या कि गद्य के तत्व कितने होते हैं। गद्य शिक्षण के दो तत्व होते हैं, एक उसमें ओज गुण भरपूर मात्रा में होता है, और समास की बहुलता होती है, सामासिक पदों का बड़े अधिक प्रयोग में लिए जाते हैं सामासिक पदों को। और गद्य के भेद कितने होते हैं? दो, पहला कथानक, दूसरा आख्यायिका, ठीक है। कथानक में क्या होता है? काल्पनिक विषय वस्तु होती है, कल्पनाओं, जैसे कोई कहानियां हो गई बच्चों के लिए, परियों की कहानियां हो गई, है ना, जादू की कहानियां हो गई, इस प्रकार से। आख्यायिका का मतलब होता है इतिहास से संबंधित कुछ घटनाएं हैं, जैसे हल्दी घाटी की घटनाएं, महाराणा प्रताप से संबंधित, उस प्रकार से बच्चों के सामने विषय वस्तु प्रस्तुत की जाती है, तो वो होती है आख्यायिका। फिर हमने बात की गद्य शिक्षण का अध्ययन कितने रूपों में किया जाता है। सीधा प्रश्न बनता है, तो गद्य ऑप्शन आ गए 2 3 4 5, तो इसमें उलझ जाओगे आप। यदि पढ़ा हुआ है, समझ में आया हुआ, तो आप कर लोगे। तो गद्य शिक्षण का अध्ययन 2 रूपों में किया जाता है, एक तो बड़ी बारीकी से, गहराई से किया जाता है, जिसमें व्याकरणिक कोटियों, व्याकरणिक अंगों का अध्ययन किया जाता है, और दूसरा है स्थूल अध्ययन। स्थूल अध्ययन में हमें ध्यान रखना है, पाठ के सार को बच्चों को समझाया जाता है, उसका काठिन्य निवारण किया जाता है, अर्थ को ऊपरी आप विषय वस्तु को बच्चों तक पहुंचाया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? स्थूल अध्ययन कहेंगे, ठीक है। आगे हम बात करेंगे, आगे हम बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे कवियों की कसौटी किसे कहते हैं, और हमें ये ध्यान होना चाहिए गद्य जो है वो आपका क्या है, गद्य जो है ना, गद्य की आत्मा क्या है, ये प्रश्न काफी बार पूछा गया है ना, सीटेट वगैरह जो भी आपके जो टीचर्स के एग्जाम होते हैं उसमें पूछा गया है। क्या जो है आपका वो है गद्य की आत्मा किसे कहते हैं। गद्य की आत्मा या गद्य शिक्षण की आत्मा जो है वो कहते हैं बच्चों काठिन्य निवारण को। किसको कहते हैं? काठिन्य निवारण को। इस शब्द को आप याद रखना, आगे काम आएगा। अभी कैसे अभी हम बात करेंगे। अगला जो है बिंदु वो है कवियों की कसौटी। कवियों की कसौटी, कसौटी का मतलब होता है प्रतिभा। क्या होता है? प्रतिभा। किस शिक्षण को कहा जाता है? कवियों की कसौटी किस शिक्षण को कहा जाता है? ये प्रश्न आपके सामने है। वो आपका है आपका गद्य शिक्षण। कौन सा शिक्षण है? गद्य शिक्षण। इस प्रकार से हमने बात की कि गद्य की आत्मा या गद्य शिक्षण की आत्मा किसे कहते हैं? काठिन्य निवारण को कहते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं कवियों की कसौटी या प्रतिभा, वो हम किसको कहते हैं? गद्य शिक्षण को। किस शिक्षण को कहते हैं? गद्य शिक्षण को। आगे हम बात करने वाले हैं। अब हम अपने विषय की तरफ आगे और बढ़ते हैं, तो हम शिक्षण विधियों की बात करेंगे। गद्य की शिक्षण विधियां, तो हेडिंग लगा देंगे हम गद्य की शिक्षण विधियां। गद्य की शिक्षण विधियों को हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें ध्यान होना चाहिए गद्य शिक्षण विधियां कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की। नंबर 1 अर्थबोध। क्या है जी? अर्थबोध, या फिर इसको हम कहेंगे अर्थ कथन। क्या कहेंगे? अर्थ कथन विधि। दूसरा हमें ध्यान रखना यहां पर कथन विधि। क्या कहेंगे? कथन या प्रवचन विधि। तीसरी विधि जो है आपकी वो है स्पष्टीकरण विधि। चौथी जो है आपकी गद्य शिक्षण विधि की प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि को
सुकराती विधि भी कहते हैं। इसको हम संवाद विधि भी कहते हैं। इसको हम डायलैक्टिक मेथड भी कहते हैं। और पांचवी जो है वो हम कहेंगे संयुक्त विधि, या फिर इसको हम नाम दे देंगे परीक्षा में, यदि आपको संयुक्त विधि ना देकर संयुक्त प्रणाली दे देंगे, है ना, संयुक्त प्रणाली दे देंगे। ये जो विधियां हैं ये गद्य शिक्षण की विद्या है क्या? नहीं। गद्य शिक्षण में क्या किया जाता है? गद्य शिक्षण में कठिन शब्दों का निवारण किया जाता है। तो कठिन शब्दों का निवारण करने के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि काठिन्य निवारण, मैंने एक शब्द पहले प्रयोग किया था, काठिन्य निवारण क्या होता है जी? ये होती है गद्य की आत्मा। क्या है? गद्य की आत्मा। कठिन शब्द, काठिन्य निवारण का मतलब होता है कठिन शब्दों का निवारण करना, बच्चों को समझाना। कठिन शब्द कैसे समझाते हैं? तो काठिन्य निवारण करने के लिए जिन विधियों का प्रयोग किया जाता है, जिन तरीकों का प्रयोग किया जाता है, उन्हीं तरीकों या उन्हीं विधियों को गद्य शिक्षण विधियां मान ली गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से गद्य शिक्षण की अलग से कोई विद्या नहीं है, गद्य शिक्षण काठिन्य निवारण की ही विधियां मानी जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अर्थबोध या अर्थकथन विधि की। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे फटाफट। चैनल पर यदि प्रथम बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें, अच्छा लगा है तो। अर्थबोध या अर्थकथन विधि क्या होता है? इसमें हमें यह ध्यान रखना है कि एक जो पाठ होता है बच्चों के सामने, एक विषय वस्तु होती है, गद्य विधा में कोई भी विधा हो सकती है गद्य की, उसके अंतर्गत एक पाठ है, पाठ लेते हैं। पाठ में जो भी कठिन शब्द आते हैं उसका निवारण करने के लिए शिक्षक क्या करता है? शिक्षक स्वयं कठिन शब्दों के अर्थों को नहीं बताएगा, तो क्या करेगा? शिक्षक ये चाहेगा कि मैं है ना बच्चों के पूर्व ज्ञान के आधार पर बच्चों से इस प्रकार से प्रक्रियाओं या प्रदर्शन के माध्यम से बच्चों से ही अर्थ निकलवाऊं, बच्चों से ही क्या निकलवाऊं? उत्तर निकलवाऊं। ये प्राथमिक स्तर पर मनोवैज्ञानिक विधि है। कैसी विधि है? मनोवैज्ञानिक विधि। क्यों? क्योंकि इसमें सारे बच्चे एक्टिव रहते हैं और इसमें बच्चे इंटरेस्ट भी लेते हैं, तो इसमें शिक्षण जो है गद्य शिक्षण कैसा हो जाता है? रुचिकर हो जाता है। जब इसमें हमें ध्यान रखना एक चीज और है, जब बच्चे एक्टिव रहते हैं, बच्चे खुद से उत्तर देने की कोशिश करते हैं, अपने पूर्व ज्ञान का प्रयोग करते हैं, तब इसमें है वो ज्ञान जो होता है, जो अधिगम होता है, वो क्या हो जाता है? स्थायी हो जाता है। ये इस विधि के गुण हैं। ठीक है, हमें ये ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे इसकी जो उपविधियां हैं, अर्थ को बताने के लिए शिक्षक तो खुद पढ़ लेगा, है ना, और अर्थ है वो शब्दों के अर्थ को बच्चों से निकलवाएगा। ये विधि है मेन। इसमें हम उपविधियों की बात करेंगे। सबसे पहले इसकी जो उपविधियां हैं वो कितनी है? 5 प्रकार की है। कितनी है? 5 प्रकार की उपविधियां हैं। तो हम उपविधियों को पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसकी उपविधियां कितनी है? 5 है। नंबर 1 चित्र या फिर मानचित्र या फिर रेखा चित्र दिखाकर, है ना, शिक्षक है ना प्रदर्शन करेगा, पूरी जी जान लगा देगा शिक्षक बच्चों से अर्थ को निकलवाने के लिए, उत्तर प्राप्त करने के लिए। कैसे? हम ये पढ़ने वाले हैं। दूसरा जो है ना चित्र, मानचित्र या रेखा चित्र दिखाकर। दूसरा है आपका प्रतिकृति, है ना, जिसको बोलते हैं हम मॉडल। प्रतिकृति जिसको हम बोलते हैं मॉडल दिखाकर बच्चों को क्या दिखाएंगे? मॉडल दिखाकर कठिन शब्दों के अर्थ को छात्रों के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास कौन करेगा? शिक्षक करेगा। तो पहला है आपका चित्र, मानचित्र, रेखा चित्र और दिखाकर। दूसरा है प्रतिकृति या मॉडल दिखाकर। तीसरा जो है ना आपका वो होगा आपका प्रत्यक्ष अभिनय करेगा शिक्षक। शिक्षक क्या करेगा? प्रत्यक्ष अभिनय करेगा। चौथा जो है ना, आप ऐसे करो कि बच्चों के सामने चीजें ही रख लो, प्रत्यक्ष जिस वस्तु के बारे में बात हो रही है, जिस भी चीज के बारे में बात हो रही है वो सामने रख दो। तो क्या हो जाएगा? वस्तु का प्रत्यक्षीकरण। वस्तु का प्रत्यक्षीकरण करवा दो बच्चों को, तो और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। 5वां जो बिंदु है वो हम ध्यान रखेंगे। इसमें क्या होगा? सहायक सामग्रियों के द्वारा, शिक्षक सहायक सामग्रियों के द्वारा बच्चों से अर्थ निकलवाने का प्रयास करेंगे। कौन? शिक्षक महोदय। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं? अर्थबोध विधि।
अर्थबोध विधि कोई दूसरे नाम के रूप में हम क्या जानते हैं, अर्थ कथन विधि। इसमें क्या करेगा, शिक्षक पाठ को तो पढ़ाएगा लेकिन उसमें आए हुए कठिन शब्दों को वो छात्रों से उत्तर प्राप्त करने की कोशिश करेगा और वो इस प्रकार का प्रदर्शन करेगा, इस प्रकार की कोशिश करेगा, पुरजोर कोशिश करेगा कि मैं क्या करूं जिससे कि बच्चे खुद एक्टिव होकर कठिन शब्दों को समझने का प्रयास करें। तो सबसे पहले वो एक कोई विधि अपनाएगा, बच्चों को चित्र बता दो, है ना, बच्चा ये चित्र किसका है, तो बच्चे बता देंगे ये क से कबूतर का चित्र है। तो उसके मन मस्तिष्क में क वर्ण की उसमें मन मस्तिष्क में छप जाएगा, याद हो जाएगा। मानचित्र दिखा दो, क्या दिखा दो, मानचित्र किसी भी चीज का, जैसे कोई मैप है, बच्चों को मैप दिखा दिया, बताओ इसमें कितने जिले हैं, ये जिला किस सीमा पर है ना, इसके साथ कौन से जिले जुड़े हुए हैं, और सबसे ऊपर उत्तर में कौन सा जिला है, ठीक है, दक्षिण में कौन सा जिला है, पूर्व में कौन सा है, पश्चिम में कौन सा है। इस प्रकार से रेखा चित्र दिखाकर बच्चों को, ये चित्र किस प्रकार के हो सकते हैं, अब आपको पता है ये प्राथमिक लेवल पर है। बच्चों को हम चित्र दिखाएंगे पेड़ पौधों के, क्या दिखाएंगे, पेड़ पौधों के चित्र हो सकते हैं, फलों के चित्र हो सकते हैं, अच्छा महापुरुषों के चित्र हो सकते हैं, जिस भी महापुरुष के बारे में हम पढ़ा रहे हैं, बच्चों को बताने का प्रयास कर रहे हैं, तो महापुरुषों के बारे में हम यहाँ पर चित्र, रेखा चित्र, मानचित्र में जिलों के बारे में ध्यान देना हो बच्चों को, है ना, जिलों के बारे में बताना हो, तो यहाँ पर हम चित्र, मानचित्र, रेखा चित्र के माध्यम से, रेखा चित्र का मतलब होता है गणित की जो आकृतियां हैं, है ना, गणितीय आकृतियां बच्चों को बताएंगे। भाई 3 रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहेंगे। फिर हम त्रिभुज का इस प्रकार से है वो बच्चों को दिखा देंगे, देखिए बच्चों ये 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति है ना, उसको क्या कहते हैं, त्रिभुज कहेंगे। बच्चों से उत्तर निकलवाने का प्रयास करेंगे, ठीक है, कुछ हिंट हम दे देंगे या चित्र बता देंगे। फिर हम कहेंगे बच्चों बताओ ये किसकी आकृति है, तो बच्चे कहेंगे ये तो 3 है, 1 2 3, 3 भुजाएं हैं और ये बंद है आकृति, सर ने बताया था पाठ पढ़ाते वक्त, और इसको कहते क्या है, त्रिभुज कहते हैं, है ना। फिर 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, ऐसे बता दिया गया है अध्यापक के द्वारा। फिर बताएंगे कि ये मैंने जो पढ़ाया था, अध्यापक कह रहा है इसको क्या कहेंगे, बच्चे कहेंगे इसको आयत कहेंगे। इस प्रकार से है वो बच्चों से अर्थ निकलवाने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। दूसरा है प्रतिकृति या मॉडल दिखाकर। प्रतिकृति या मॉडल में हमें ध्यान रखना है, मॉडल प्रतिकृति होती क्या है, जैसे बच्चों को हम एक पाठ पढ़ा रहे हैं और उसमें जल, है ना, पानी को किस तरीके से इकट्ठा किया जाता है, तो यहाँ पर जल संचयन के बारे में बच्चों को बताया जा सकता है, किसके द्वारा, मॉडल दिखाकर। अच्छा बच्चों एक पाठ आ गया जिसमें बादल कैसे बनते हैं, है ना, तो उसके अंतर्गत भी हम बच्चों को बता सकते हैं मॉडल, तो बच्चों बादल इस तरीके से समुद्र से पानी उठता है, फिर बादल, फिर बारिश होती है, फिर वापस समुद्र से पानी ऊपर उठ के बादल बनता है, फिर बादल वापस बारिश करते हैं। इस प्रकार से हम बच्चों को मॉडल के माध्यम से समझा सकते हैं। अच्छा कोई आपदा प्रबंधन है, ठीक है ना, जैसे ज्वालामुखी के बारे में बताना हो तो एक मॉडल के माध्यम से हम बता सकते हैं। उसके बाद हम मॉडल किसका दिखा सकते हैं, यातायात व्यवस्था जो है ना, उसका भी मॉडल बच्चों को दिखाकर अच्छे से बच्चों से अर्थ को निकलवा सकते हैं। आगे बात करेंगे प्रत्यक्ष अभिनय द्वारा। अध्यापक खुद है ना, या तो कोई एक्टिविटी करेगा खुद और बच्चों से क्या अर्थ उगलवाने की कोशिश करेगा। जैसे कोई रोने की एक्टिंग है तो रोकर बच्चों के सामने अध्यापक अपनी प्रक्रिया के माध्यम से बच्चों को समझाने का प्रयास करेगा। गाकर कोई गाना है तो बच्चों को एक राग में गाकर सुनाकर अध्यापक क्या करेगा, प्रयास करेगा कि कैसे भी करके बच्चे है वो अर्थ को समझ जाए, ठीक है। उसके बाद हमें ध्यान रखना है और क्या कर सकता है, जैसे कोई दौड़ने की क्रिया है तो कम तेज कैसे दौड़ते हैं, धीरे कैसे दौड़ते हैं, इस प्रकार से भी बच्चों को अर्थ निकलवाने के लिए बच्चों से शिक्षक भरसक प्रयास करता है। तो ये था अभिनय, मतलब गाकर, शिक्षक खुद गाकर या फिर हंसकर, कोई हंसने की क्रिया है तो उसमें हंसकर है वो अध्यापक क्या करेगा, अर्थ निकलवाएगा। उसके बाद रोकर, है ना, कोई चीज पढ़ने लायक तो उस पढ़कर अर्थ निकलवाने का प्रयास करेगा छात्रों से, कौन, शिक्षक। ओके, वस्तु का प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, जैसे हम छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं और छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए हम जैसे बच्चों को एक लकड़ी के बारे में बताते हैं कि लकड़ी क्या चीज होती है, उससे क्या क्या चीजें बनाई जा सकती है, तो बच्चों को टेबल दिखा दो, है ना, लकड़ी की चेयर या कुर्सी दिखा दो। उसके बाद हम और भी बता सकते हैं, बच्चों को पेड़ पौधों के बारे में बता सकते हैं कि बच्चों को कहेंगे कि पौधा क्या होता है और पेड़ क्या होता है, दोनों में क्या अंतर होता है। बच्चों को प्रत्यक्ष वस्तु दिखाएंगे बाहर ले जाके, है ना, आपके जो विद्यालय प्रांगण के अंतर्गत 4 दीवारी के आसपास जो बनाए गए हैं पौधे लगाए गए हैं, उन पौधों को, ये पौधा छोटा रूप होता है, उसके बाद बड़ा रूप क्या होता है, धीरे धीरे वृक्ष या पेड़ बनता है ना, उसकी प्रक्रिया भी बच्चों को समझाएंगे। बच्चे खुद कहेंगे हाँ यार ये छोटे जो होते हैं ना पौधे, छोटे आकार के, उसको पौधे कहेंगे, और यही पौधा बड़ा होकर क्या बनता है, वृक्ष या
पेड़ बनता है। इस प्रकार का जो प्रत्यक्षीकरण वस्तुओं को दिखाकर हम क्या करेंगे, बच्चों की समझ को डेवलप करेंगे, बच्चों से अर्थ निकलवाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, प्रत्यक्षीकरण हम क्या करेंगे, बच्चों को पौधे और पेड़ में अंतर करना सिखा देंगे, बच्चों को कागज के बारे में सिखा देंगे, है ना। कागज कई तरह के होते हैं, उस तरीके से हम बच्चों को लकड़ी के बारे में बता सकते हैं। और लकड़ी ये होती है ना, पतली लकड़ी से होता है, आपका जो तख्ती है वो पतली लेयर करके बनाई गई है। और जैसे व्हाइट बोर्ड बना हुआ है, ये किस तरीके से बना हुआ है वो भी बच्चों को बता सकते हैं। चीजों को, पेन ये है, इसका प्रयोग ये कैसे बना है, कैसे काम करता है, ऐसे बच्चों को बता के हम क्या करेंगे, अर्थ को बच्चों से ही निकलवाने का प्रयास करेंगे। इतना ही नहीं, हम एक शिक्षक है ना, भरसक प्रयास करता है कि बच्चों को अर्थ कथन विधि में, अर्थबोध विधि में, कि बच्चों से ही ज्यादा से ज्यादा क्या उत्तर निकलवाने का प्रयास करें, जिससे बच्चों का जो ज्ञान है वो स्थायी हो जाता है, बच्चे एक्टिव रहते हैं। अब बताओ, इतना सारा करने के बाद बच्चे निष्क्रिय थोड़ी रहेंगे, बच्चे जो है सक्रिय रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, बच्चों में रुचि आएगी पढ़ने के लिए, तो बच्चे और ज्यादा रुचिकर, ये शिक्षण है ना रुचिकर हो जाता है, और बच्चे इसमें पुरजोर प्रयास करते हैं कि हम भी, जो हर लेवल के बच्चे इसमें प्रयास करते हैं। भाई पौधे मंद बुद्धि बालक भी देख सकता है, और औसत बुद्धि का बालक भी देख सकता है, और उच्च बुद्धि का भी बालक देख सकता है, पेड़ पौधे वगैरह। ऐसे करके सारे बच्चे समावेशी शिक्षा के माध्यम से हम क्या करेंगे, सारे बच्चों को इसमें समेट के अर्थ को बच्चों से ही निकलवाने का प्रयास करते हैं। सहायक सामग्रियों का प्रयोग करेगा शिक्षक, यदि विद्यालय में उपलब्ध है, रेडियो है, रेडियो के माध्यम से कोई बच्चों की कहानियां हैं, बच्चों की कविताएं हैं, उसको हम बच्चों को सुनाएंगे, और उसी से वापस बच्चों से अर्थ को निकलवाने का प्रयास करेंगे। अच्छा, क्या हो गया, रेडियो के माध्यम से हम बच्चों को सिखा सकते हैं। ये तो हो गया आपका श्रव्य साधन। क्या हो गया, श्रव्य साधन। और उसके बाद हम बच्चों को टीवी दिखा सकते हैं, है ना। क्या देखा, टीवी के माध्यम से, जैसे कविता प्रोजेक्टर लगा के, ना अच्छी जो पशु पक्षियों की है, प्रकृति से संबंधित जो भी कविताएं हैं वो बच्चों को दिखाएंगे, बच्चे बड़े आनंद से सुनेंगे, और वापस हम प्रश्न करेंगे, और बच्चे बड़े विभाग से, कैसे भी बच्चे हो, कमजोर बच्चा भी है, वो उत्तर बताने की कोशिश करेगा यदि उसको समझ में आ गया है तो ये क्या हो जाती है, दृश्य श्रव्य सामग्री हो जाती है। इस प्रकार से कोई चीज दिखा दी तो वो हो जाएगी दृश्य, है ना। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, एक शिक्षक के रूप में, और बच्चों से ही अर्थ निकलवाने का प्रयास करने के लिए विभिन्न उपविधियों का प्रयोग करते हैं। पूरा प्रयास करते हैं कि इस विधि के माध्यम से बच्चों से, है ना, अर्थ निकलवाया जाए, और बच्चे एक्टिव रहे, और सारे बच्चे जो हैं वो क्या करें, इनसे जुड़कर अपने ज्ञान को क्या करें, स्थायी करें। तो ये होती है अर्थबोध या अर्थ कथन विधि। आगे बात करेंगे नंबर 2, आपकी जो विधि है यहाँ पर वो है कथन विधि। क्या है, कथन विधि। कथन विधि का दूसरा नाम क्या है, प्रवचन विधि। प्रवचन नाम से आपको समझ जाना चाहिए कि इसमें जो शिक्षक होता है ना, इसकी पूरी भूमिका इसमें शिक्षक की होगी, है ना। क्योंकि प्रवचन नाम आ गया, इसका मतलब शिक्षक जो होता है ना, वो आपका व्याख्यान देगा। क्या देगा, व्याख्यान देगा। व्याख्यान का मतलब हो गया कि छात्र केवल सुनेंगे, है ना, छात्र केवल सुनेंगे। तो मुझे बताओ, छात्र जो होंगे ना इस व्याख्यान विधि में निष्क्रिय होंगे। क्या होंगे, निष्क्रिय। निष्क्रिय जहां पर भी छात्र होते हैं तो वो विधि जो होती है वो अमनोवैज्ञानिक विधि होती है। नंबर 2 बात करेंगे यहाँ पर कथन विधि, जिसको हम प्रवचन विधि भी कहते हैं। इस विधि में हमें ये ध्यान रखना है, ये जो विधि है ना, हम ये स्टार लगा के लिखते हैं, यह विधि अर्थबोध या अर्थ कथन विधि का विकसित रूप है। विधि का विकसित रूप है। थोड़ा आगे बढ़ाते हैं उस विधि को। तो दूसरी विधि हमारे सामने है। शिक्षक पाठ को प्रभावपूर्वक पढ़ेगा या पढ़ता है। यथास्थान, महत्वपूर्ण बिंदु है, यथास्थान कठिन शब्दों के अर्थ को बता देता है। क्या समझ में आया? शिक्षक पढ़ा रहा है ना, छात्र सुन रहे हैं, मात्र श्रोतागण है छात्र यहाँ पे, और शिक्षक है वो
कार्य कर रहा है, पाठ के प्रभाव को आगे बढ़ा रहा है, और जहां पर शिक्षक को लगता है कि ये जो यहाँ पर एक शब्द है कठिन है और बच्चों के लेवल या स्तर का नहीं है, तो वहां पर उस शब्द का अर्थ है वो बच्चों को समझाता हुआ पाठ के प्रभाव को आगे बढ़ाता है। तो इसमें जो छात्र होते हैं ना, छात्र मात्र श्रोतागण, इसलिए ये जो विधि है, श्रोतागण का मतलब ये होता है कि छात्र जो है ना वो निष्क्रिय है। क्या है जी? निष्क्रिय है। और छात्र जहां भी निष्क्रिय हो, वह जो विधि होती है ना वो आपकी अमनोवैज्ञानिक विधि है। क्या है जी? अमनोवैज्ञानिक विधि है। तो प्रश्न पूछा जाए यहाँ पर कि कथन या प्रवचन जो विधि है उसके अंतर्गत हमें ये ध्यान रखना है कि ये अर्थबोध अर्थ कथन का जो विकसित रूप है, और शिक्षक पाठ के प्रभाव को आगे बढ़ाता है, प्रभावपूर्वक पढ़ता है और यथास्थान शब्दों के अर्थ को बता देता है, और छात्र मात्र श्रोतागण होते हैं। और यहाँ पर ध्यान रखना है छात्र निष्क्रिय होते हैं, और ये विधि जो है वो अमनोवैज्ञानिक विधि है। और क्या इस विधि में हम देखते हैं, इसकी भी क्या है? उपविधियां हैं। क्या है? प्रविधियां, या इसकी भी क्या है? उपविधियां हैं। कितनी प्रविधियां हैं इसकी? इसकी 4 प्रविधियां हैं। कितनी है जी? 4 प्रविधियां हैं। देखते हैं नंबर 1, नंबर 1 आपकी यहां अनुवाद विधि। क्या है? अनुवाद विधि। दूसरी यहां पर है कोश विधि। तीसरी है टीका विधि, और चौथी है परिभाषा विधि। बड़े ध्यान से समझिएगा, है ना। कथन या प्रवचन विधि, इसको हम एक तरीके से व्याख्यान विधि भी कह सकते हैं। कौन सी विधि? व्याख्यान विधि। क्यों? क्योंकि इसमें शिक्षक ही एक व्याख्या के रूप में एक लेक्चर देता है ना, लेक्चर के रूप में पाठ के प्रभाव को आगे बढ़ाता है। इसमें 4 उपविधियों का प्रयोग करता है शिक्षक। क्या करता है? नंबर 1 अनुवाद करता है। अनुवाद का मतलब यह है कि जो वो पाठ है ना, वो पाठ में आए पदों का सरल वाक्य में क्या करेगा जी? अनुवाद करेगा। सरल वाक्य में क्या करेगा? अनुवाद करेगा। अगली बात, कोश विधि क्या होती है? कोश विधि का हमें ये ध्यान रखना है कि एक शिक्षक इसमें क्या करेगा, जो कठिन शब्द आए हैं ना, वो शब्द कोश के माध्यम से उसमें हमें ध्यान रखना है कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, कौन सा प्रत्यय है, कौन सी संज्ञा है, कौन सा सर्वनाम है, कौन सी संधि है, कौन सा समास है, कौन सा उपसर्ग प्रत्यय, इस प्रकार से है वो शब्दकोश। और इसमें हमें ध्यान रखना है पद परिचय किया जाता है। क्या किया जाता है इसमें? पद परिचय। पद परिचय का मतलब इसमें है वो संज्ञा, सर्वनाम आदि व्याकरणिक कोटियां जो हैं, इसके अलावा जो लिंग वचन काल कारक सर्वनाम आदि का इसमें विवेचन किया जाता है। तो शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है वो बताने का प्रयास करता है यथास्थान। आगे है टीका विधि। टीका विधि का मतलब ये होता है जो प्राचीन टीकाएं हैं, जैसे कोई कठिन शब्द और बहुत ज्यादा आ गए हैं तो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है ना। और ये जो विधि है ना, ये आपकी उच्च स्तर की विधि है, ये छोटे बच्चों के लिए काम की नहीं है। ध्यान रखना, पदों का सरल वाक्य में प्रयोग बच्चे नहीं समझ पाएंगे, है ना। शब्दकोश क्या क्या लेना देना है बच्चे को इन सब भारी भरकम शब्दावलियों का। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना उच्च स्तर के लिए उपयोगी विधि है। उच्च स्तर में क्या होगा, शिक्षक आएगा, कोई पाठ के प्रभाव को आगे बढ़ाएगा, पढ़ेगा और वो यथास्थान पर शब्दों के अर्थ को बताता हुआ आगे जाएगा। क्या करेगा, इन विधियों का प्रयोग, अनुवाद तो कर ही रहा है, जैसे कठिन शब्द आए हैं उन पदों का सरल वाक्य में अनुवाद करेगा। उसके बाद हमें ध्यान रखना कोश, शब्दकोश और इसमें पद परिचय, संज्ञा, सर्वनाम आदि का बताते हुए, पद परिचय बताते हुए वो प्रभाव को आगे बढ़ाता है। आगे टीका विधि है, और भी जटिल कोई शब्दावलियां हैं तो अर्थ को समझाने के लिए वो क्या करेगा, अन्य प्राचीन टीकाओं का या भाष्यों का छात्रों के समक्ष क्या करेगा, उसको प्रस्तुत करेगा। के समक्ष प्रस्तुत करेगा। ओके, आगे बात करेंगे परिभाषा विधि। परिभाषा विधि, इसमें हमें ध्यान रखना है
कि जैसे कोई शब्द आ गए, कठिन शब्द आ गए, है ना, व्याकरणिक शब्दावली आ गई है ना, जरूरी नहीं व्याकरणिक हो, कठिन शब्दावलियां भी आती है, उन शब्दों की परिभाषा देकर, जैसे उदाहरणों के माध्यम से, है ना, उदाहरणों के माध्यम से परिभाषा देंगे और साथ में उदाहरण भी देकर बच्चों के जो पाठ पढ़ा रहे हैं उसके अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने का प्रयास करता है। तो ये होगी आपकी प्रवचन या अर्थ कथन विधि, जो कि जिसका हम विकसित रूप में व्याख्यान विधि के रूप में देखते हैं। और ये जो विधि है 4 उपविधियों में बंटी हुई है और उच्च स्तर के लिए है। आगे हमने बात की अनुवाद विधि। अनुवाद विधि पाठ में आए पदों का सरल वाक्यों में क्या होता है जी, अनुवाद होता है। फिर है कोश विधि। कोश विधि में हमने पढ़ा शब्दकोश का सहारा लिया जाता है, जिसमें शब्दों के पदों के परिचय को जाना जाता है, व्याकरणिक कोटियों को जाना जाता है, लिंग वचन काल कारक संज्ञा सर्वनाम आदि को जाना जाता है। उसमें इसके माध्यम से बच्चों के अर्थ को और अधिक स्पष्ट किया जाता है। अगली जो है टीका विधि। टीका विधि में क्या करेगा शिक्षक, अन्य प्राचीन टीकाओं का प्रयोग करेगा और भाष्यों का प्रयोग करेगा, छात्रों के समक्ष प्रस्तुत कर छात्रों के कठिन शब्दों का काठिन्य निवारण करेगा। आगे जो है परिभाषा विधि। परिभाषा विधि में हमें ध्यान रखना है जो भी व्याकरण से संबंधित हो सकती है शब्दावलियां या भारी भरकम जो शब्दावलियां होती है उनके वाक्यों में प्रयोग करते हुए, उनके साथ परिभाषा देते हुए, उदाहरणों के साथ बच्चों के अर्थ के कठिन शब्दों के अर्थ का काठिन्य निवारण कौन करता है जी, शिक्षक करता है। अगली जो विधि हमें ध्यान रखना है वो है आपकी स्पष्टीकरण विधि। कौन सी विधि है, वो आपकी स्पष्टीकरण विधि है। तीसरी जो विधि है आपकी कौन सी है, स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण विधि। इसमें अर्थ को और अधिक स्पष्ट किया जा सकता है। तो मैं ये कह सकता हूं ये जो विधि है ना, ये कथन जो हमने दूसरी विधि पढ़ी या फिर उसका जो नाम था प्रवचन विधि का विकसित रूप है। विधि का विकसित रूप कौन सी विधि है, स्पष्टीकरण विधि। स्पष्टीकरण में एक शिक्षक छात्रों के लिए क्या करेगा, और अधिक स्पष्ट तरीके से विभिन्न उपविधियों का प्रयोग करते हुए छात्रों के कठिन शब्दों का काठिन्य निवारण करने के लिए प्रयास करता है कौन, शिक्षक। तो इसकी उपविधियां हैं, क्या है, उपविधियां। उपविधियां कितनी है, इसकी उपविधियां होती है 4। कितनी उपविधियां हैं, 4। नंबर 1, वो व्युत्पत्ति के माध्यम से बताने का प्रयास करेगा शिक्षक। बच्चों को व्युत्पत्ति के आधार पर काठिन्य निवारण होगा। दूसरा, वाक्य प्रयोग के आधार पर काठिन्य निवारण करेगा। तीसरा जो है वो तुलना के आधार पर पाठ में आए कठिन शब्दों का क्या करेगा, काठिन्य निवारण करेगा। और तुलना के बाद अगला जो है आपका, तुलना के बाद है प्रसंग। प्रसंगों के आधार पर, प्रसंगों के आधार पर पाठ में आए कठिन शब्दों का काठिन्य निवारण करेगा। व्युत्पत्ति का मतलब यह है कोई भी शब्द आ गया कठिन शब्द, वो उसकी व्युत्पत्ति यानी वो शब्द बना कैसे, जैसे हमने गद्य शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में जाना, संस्कृत की गद्य धातु से और उसके साथ यत् प्रत्यय है ना, उसके योग से क्या बना है, गद्य शब्द बना है। उसी प्रकार पाठ में आए हुए अन्य शब्द है वो किस प्रकार से बने हैं, उसमें उसका जो पद परिचय क्या है, क्या उसमें संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण क्या है, उसमें संधि समास उपसर्ग प्रत्यय किस प्रकार से लगे हुए हैं और कारकों का प्रयोग कैसे हुआ है। इस प्रकार से हमें व्याकरणिक जो भी है ना, व्याकरणिक इकाइयों की बात इसमें हुई है ना। व्याकरणिक में हमें ये पता लगाना है कि इसमें कौन सी संज्ञा है, उस शब्द में कौन सा सर्वनाम है ना, आदि व्याकरणिक इकाइयों का उसमें अध्ययन किया जाता है, बच्चों को समझाया जाता है। उस वाक्य प्रयोग में हमें ध्यान रखना है, जैसे कठिन शब्द आ गए हैं उन कठिन शब्दों का पदों में प्रयोग करेंगे, पद बनाएंगे। पद कब बनेंगे, जब वाक्यों में प्रयोग करेंगे। तो सरल वाक्यों के माध्यम से बच्चों को वो कठिन शब्दों का अर्थ समझाया जाता है। तो इसमें क्या होगा, है ना, शब्दों का कौन से शब्द होंगे, कठिन होंगे, तो शब्दों का सरल वाक्यों में प्रयोग करके क्या करेगा, काठिन्य निवारण शिक्षक महोदय के द्वारा किया जाएगा। आगे है तुलना के आधार पर शिक्षक क्या करेगा, तुलना करेगा। कोई शब्द आ गया, ये इसका विलोम शब्द बताएगा, इसका समानार्थी शब्द बताएगा और इन शब्दों की आपस में क्या की जाएगी, तुलना। और इसके माध्यम से शब्द भंडार में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो
एक शिक्षक क्या करेगा, यहाँ पर विलोम व समानार्थी शब्द बताकर क्या करेगा जी, काठिन्य निवारण करेगा। क्या करेगा, काठिन्य निवारण करेगा। तो ये हो गया तुलना के आधार पर। अगला जो बिंदु है, अगला जो उपविधि है वो प्रसंगों के आधार पर। प्रसंगों का हमें ध्यान रखना है। शिक्षक क्या करेगा, विभिन्न उदाहरण देगा। क्या देगा, विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से बच्चों के काठिन्य निवारण को दूर करने का प्रयास करता है। विभिन्न उदाहरण, ठीक है ना, कोई प्रसंग हो गई, है ना, एक प्रसंग सुनाकर बच्चों को, जैसे कोई पाठ पढ़ते हैं तो वो पाठ किसी और से संबंधित है तो उसमें वो उदाहरण देकर बच्चों को आसानी से समझ में आए, वैसे उदाहरणों का प्रयोग कौन करेगा, शिक्षक महोदय करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ रहे स्पष्टीकरण विधि। ये कथन या प्रवचन विधि का एक विकसित रूप है, उसका अगला स्टेप है। उपविधियां इसमें कितनी होती हैं जी, 4 होती हैं। उपविधियां कितनी होती हैं, 4 होती हैं। पहली उपविधि है जो व्युत्पत्ति के आधार पर। क्या है जी, व्युत्पत्ति के आधार पर क्या होगा, व्याकरणिक जो भी इकाइयां होती है, जैसे वो शब्द किस उसमें क्या, कौन सी संज्ञा है, कौन सा सर्वनाम है, विशेषण, क्रिया, और उसकी व्युत्पत्ति के रूप में हमें ध्यान रखना है। जो संधि है, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय किस प्रकार से लगे हुए हैं। और उसके बाद में हम पढ़ेंगे वाक्यों में प्रयोग करके। क्या करेंगे, वाक्यों में प्रयोग, शब्दों का सरल वाक्यों में प्रयोग किया जाएगा, जिससे बच्चों के कठिन शब्दों का जो निवारण है, कठिन शब्दों का निवारण आसानी से हो सके। अगली जो उपविधि है तुलना के आधार पर। तुलना के आधार पर का मतलब यह कोई शब्द आया है, उसका विलोम शब्द क्या है ना, और समानार्थी शब्द आपस में क्या करेंगे, तुलना करके उनको बताया जाएगा, जिससे उनके शब्द भंडार में बच्चे के वृद्धि होती है। ठीक है, अगला जो है प्रसंगों के आधार पर। प्रसंगों के आधार पर हमें ध्यान रखना है, विभिन्न प्रकार के उदाहरण या प्रसंग देकर, है ना, बच्चों के काठिन्य का निवारण किया जाता है। तो ये थी हमारी स्पष्टीकरण विधि। क्या थी, स्पष्टीकरण विधि। अगली जो विधि है आपकी वो है नंबर 4, प्रश्नोत्तर विधि। कौन सी है जी, प्रश्नोत्तर विधि। देखो, प्रश्नोत्तर विधि ये हर लेवल के बच्चों से इस विधि का प्रयोग हम कर सकते हैं। ये प्राथमिक लेवल पर भी है, ये उच्च प्राथमिक पर भी है, ये माध्यमिक लेवल पर भी है, और ये उच्च माध्यमिक उच्च स्तर पर भी इस विधि का प्रयोग किया जा सकता है। इसका मतलब ये विधि जो है ना, ये विधि मनोवैज्ञानिक विधि है। क्या है, मनोवैज्ञानिक विधि है। क्यों, क्योंकि इसमें बच्चे जो होते हैं ना, वो सक्रिय होते हैं। जहां पर बच्चे सक्रिय होते हैं वहां पर वो विधि मनोवैज्ञानिक विधि होती है। इसमें बात करेंगे प्रश्नोत्तर विधि। क्या है, इसमें जो है ना, एक अध्यापक पाठ के प्रवाह को प्रश्न पूछकर बच्चों से उत्तर प्राप्त करके, बच्चों को नहीं आ रहा है तो खुद से उत्तर बता के बच्चों के अधिगम को, है ना, अधिक सुस्पष्ट बनाने के लिए पाठ के प्रवाह को धीरे धीरे वो आगे बढ़ाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, बच्चों से वो अर्थ निकलवाएगा खुद, पहली बात। ठीक है, अगर नहीं है तो बच्चों को अर्थ उत्तर बताने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, यहाँ पर बच्चों से क्या पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है। एक शिक्षक क्या करेगा, इसमें एक शिक्षक पाठ के प्रवाह को प्रश्नों के माध्यम से आगे बढ़ाता है, आगे बढ़ाता है। कैसे, और ये प्रश्न आपको पता है, ये बच्चों के पूर्व ज्ञान के आधार पर होते हैं, बच्चों के पूर्व ज्ञान से भी होते हैं, और अभी जो बच्चों को पढ़ाया गया है पाठ, उसके संबंध में भी होते हैं। पूर्व ज्ञान के आधार पर भी होते हैं, आधार पर भी होते हैं। अभी जो बच्चे ने पढ़ा है जो पाठ, उसमें से तो है ही, जो प्रश्न होंगे ना, वो बच्चों के ज्ञान के लेवल के, ज्ञान के स्तर के अनुसार होने चाहिए, कि बच्चा जो उम्र किस उम्र का है उसके अनुसार ये प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका मतलब पूर्व ज्ञान का विशेष ध्यान रखा जाता है। और क्या होगा इसमें, और हमें ये ध्यान रखना है कि प्रश्नोत्तर विधि में कुछ नहीं है, शिक्षक पाठ के प्रवाह को प्रश्नों के माध्यम से आगे बढ़ाता है, ये ध्यान रखना है। बच्चों, ये प्रश्न जो होंगे ना, बच्चों के पूर्व ज्ञान के आधार पर ही होते हैं, और कुछ प्रश्न जो होते हैं वो जो पाठ पढ़ा है उसके अंदर से पूछे जाएंगे, अभी बच्चे ने क्या सीखा है वो, और बच्चों को पूर्व में कितना ज्ञान है उसको ध्यान में रखते हुए प्रश्न करते हुए शिक्षक पाठ के प्रवाह को धीरे धीरे आगे बढ़ाता है। इसमें इतना ही। अच्छा, इसके उपनाम जो हैं वो ध्यान रखना। अन्य नाम, कभी कभी मान लो ये प्रश्नोत्तर विधि ना देके वो क्या दे देंगे, संवाद विधि। क्या, संवाद विधि इसका उपनाम है। दूसरा, इसके जो जनक है ना, वो कौन है, सुकरात महोदय। प्रवर्तक कौन है, सुकरात।
सुकरात इनके प्रवर्तक, इस विधि के प्रवर्तक होने के कारण इन्हें क्या कहेंगे, इस विधि को सुकराती विधि कहेंगे। क्या कहेंगे जी, है ना, सुकरात। और इस विधि के प्रवर्तक सुकरात होने के कारण इस विधि को सुकराती विधि कहते हैं। क्या कहते हैं जी, सुकराती विधि कहते हैं। और इसके क्या कहेंगे हम, डायलेक्टिक विधि, है ना, डायलेक्टिक मेथड। इंग्लिश टर्म भी कभी पूछ लेते हैं, डायलेक्टिक मेथड। तो इस प्रकार से हमने क्या पढ़ा प्रश्नोत्तर विधि में, ये इसको, इसके जो प्रवर्तक थे इस विधि के सुकरात महोदय थे, इसलिए इस विधि को सुकराती विधि कहते हैं। ठीक है। और इसमें क्या होता है, एक शिक्षक जो होता है ना, एक शिक्षक पाठ के प्रवाह को कैसे आगे बढ़ाएगा, वो प्रश्नों के माध्यम से पाठ के प्रवाह को गति देगा। और इसमें हमें पता होना चाहिए छात्र जो होते हैं ना, वो होते हैं सक्रिय। क्या होते हैं, सक्रिय। कौन, छात्र। जहां छात्र सक्रिय हैं, विधि कैसी है जी, विधि आपकी हो जाएगी मनोवैज्ञानिक। कैसी हो जाएगी, मनोवैज्ञानिक विधि। ठीक है। और शिक्षण कैसा होगा, रुचिकर होगा। ठीक है। अधिगम कैसा होगा, स्थायी होगा। ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो विधि है आपकी, वो आपकी संयुक्त प्रणाली या संयुक्त विधि है, जो कि गद्य शिक्षण की अंतिम विधि है। क्या है जी, गद्य शिक्षण की अंतिम विधि आपकी है, कौन सी है जी, संयुक्त प्रणाली। इसको हम संयुक्त विधि भी कहते हैं। क्या होता है इसमें, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो प्रणाली है ना, ये जो विधि है ना, ये बहुत उपयोगी विधि है। और ये किस कक्षा के स्तर के लिए है, ये उच्च स्तर के लिए है, उच्च स्तर के लिए है। इसमें जो हमने पढ़ा, वो जो दो विधियां हैं वो प्राथमिक स्तर के लिए सही है, उपयुक्त है। कौन सी, पहली, तो पहली अर्थबोध, है ना, अर्थ कथन, जिसमें एक शिक्षक भरसक प्रयास करता है कैसे भी करके बच्चों को समझ में आए और बच्चे उत्तर देने का प्रयास करें, बच्चों का काठिन्य निवारण अच्छे से हो, चित्र दिखाकर, मॉडल दिखाकर, है ना, खुद यहाँ तक खुद भी नाचने लग जाता है ना, खुद डांस करने लग जाता है, नृत्य करके बच्चों को समझ में आ जाए कैसे भी करके। उसके बाद वो जो चीजें स्कूल में अवेलेबल है वो दिखाएगा, उसके बाद बच्चों को प्रत्यक्षीकरण करवाएगा। और इतना ही नहीं, वो जो विद्यालय में जितने भी साधन उपलब्ध हैं, दृश्य श्रव्य साधन जो भी हैं, श्रव्य हैं, टीवी या प्रोजेक्टर के माध्यम से कहानियां लगाकर, कविताएं लगाकर बच्चों के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करता है कौन, शिक्षक। ये जो प्रणाली है ना, इसमें क्या होगा, मिश्रित प्रणाली बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, मिश्रित प्रणाली। इसका मतलब यह है कि एक शिक्षक है ना, शिक्षक पाठ को पढ़ाएगा ना, पढ़ाते समय जहां पर भी जिस विधि की जरूरत होगी, उस विधि का प्रयोग कर बच्चों का काठिन्य निवारण किया जाता है। कितनी अच्छी विधि है, देखो। जहां पर आपको लगता है कि यहाँ पर अर्थबोध या अर्थ कथन विधि का प्रयोग होना चाहिए, अध्यापक करेगा। जहां आपको लग रहा है नहीं, यहाँ पर प्रवचन से काम चल जाएगा, तो वहां पर कथन या प्रवचन या व्याख्यान विधि काम में ले लेगा। जहां अध्यापक को लगता है कि नहीं और अधिक स्पष्ट करने की जरूरत है, तो वहां पर स्पष्टीकरण विधि और उसकी उपविधियों का प्रयोग करेगा। जहां आपको लगता है अध्यापक को कि यहाँ पर प्रश्नों के माध्यम से काम चल जाएगा, यहाँ पर प्रश्न की बहुत ज्यादा जरूरत है, वहां पर प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग कर लेगा शिक्षक। और उसके बाद शिक्षक को लगता है कि इतना ही नहीं, यहाँ पर तो सहायक सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए, दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करके छात्रों के अर्थ को और अधिक स्पष्ट किया जा सकता है। तो वहां पर अध्यापक विभिन्न तरीकों का या विधियों का प्रयोग कर लेते हैं। उस विधि को हम संयुक्त प्रणाली या संयुक्त विधि कहते हैं। इस प्रकार से अपना जो ये गद्य शिक्षण विधि, वो विद्या जो है वो समाप्त हो जाती है। क्या हो जाती है जी, समाप्त हो जाती है। इस प्रकार से हमने आज पढ़ा गद्य शिक्षण विद्या होती क्या है। गद्य शिक्षण विधियों में हमने पूरा डिटेल वाइज पढ़ा, बिंदुओं को भी ध्यान में रखा, कौन से टू द पॉइंट परीक्षा में आ सकते हैं। उसके बाद हमने विभिन्न विधियों को पढ़ा, जहां पर हमें जरूरत लगी कि विधियों की उपविधियां हैं वो भी हमने पढ़ने का प्रयास किया। इस तरह से मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपको बेहतर कंटेंट आपको उपस्थित करवाऊं, जिससे कि आपको इधर उधर भटकने की जरूरत न पड़े। बढ़िया नोट्स बनाओ और आपको बार बार इसका रिवीजन करना है। और आपको विश्वास दिलाता हूं कि ऐसा कंटेंट आपको
कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है इस पे और मैं और भी अच्छी मेहनत करता रहूँगा आप लोगों के लिए। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अच्छे से तैयारी करें, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत।